डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड तो तुमने देख ही लिया होगा, तो मजा आया होगा क्योंकि इस एपिसोड की क्वालिटी बहुत तगड़ी थी और लिटरली में ये एपिसोड बैंगर था। लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो वेट करो इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवीज का, क्योंकि उसकी सारी फाइट्स बहुत तगड़ी होने वाली हैं, जिसके अंदर हमारे सभी हासिरास हमारे अपर रैंक डीमन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसमें से पहली जो मूवी होगी जो हमारा यूफोर्टेबल सोनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाने वाला है, उसके अंदर दो बैटल देखने को मिलेगी। पहली है हमारी जिनित्सु की, दूसरी है हमारी तांजीरो की। तो ऑब्वियसली पहले हम बात करने वाले हैं जिनित्सु की बैटल के बारे में, जहां वो लड़ता है काइगाकू के साथ, जो एक अपर रैंक डीमन है जिसकी रैंक है 6। तो बहुत कमाल की बैटल तुम्हें देखने को मिलने वाली है। और अगर तुम्हारा भी मेरी तरह जिनित्सु एक वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से है, जिसे तुम आंख खोल के फाइट करते हुए देखना चाहते थे, तो ये बैटल तुम्हें लिटरली में बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस बैटल की शुरुआत ही हमें एपिसोड 7 और 8 में से देखने को मिल जाती है, जहाँ जिनित्सु का जो कैरेक्टर है वो जाना ही इस वजह से ज्यादा था कि वो बहुत ज्यादा लाउड है, फनी है और इरिटेटिंग है। लेकिन इस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, जो हम फैंस को काफी गूज़बम्स देता है। इवन जब सभी कैरेक्टर्स हमारे इन्फिनिटी कैसल आर्क में गिर रहे होते हैं, हमें सबसे बढ़िया रिएक्शन उसी का देखने को मिलता है, जो बहुत बैडएस लगता है। और ये इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि उसे एक डीमन से बदला लेना होता है। तो अब उसे बदला किससे लेना है, वो होता है काइगाकू। अब क्यों, वो तो हमें आगे पता लगेगा। तो देखो, जैसे ही हमारा जिनित्सु इन्फिनिटी कैसल के अंदर लैंड करता है, वो काइगाकू की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और गिरते ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और कमाल की बात, बहुत जल्दी वो उसकी लोकेशन को ढूंढ भी लेता है, क्योंकि इसके पास बाकियों की कंपैरिजन में हियरिंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं जिनित्सु और हमारे काइगाकू के बारे में, ताकि तुम्हें ये पूरी बैटल समझ में आ सके। देखो, दोनों जो है थंडर ब्रीदिंग की टेक्निक हमारे जिगोरो के पास करते थे, जो एक फॉर्मर हाशिरा हुआ करता था। जहाँ हमें जिनित्सु के बारे में तो पहले से ही पता है कि जिगोरो का स्टूडेंट होने से पहले वो एक लड़की के चक्कर में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी अच्छा खासा कर्जा देखने को मिलता है और बाद में वो लड़की भी भाग जाती है। तो उस कर्जे को चुका के जिगोरो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। लेकिन काइगाकू का केस ही अलग था, क्योंकि ये बंदा डीमन अभी बना है, लेकिन ये कमीना शुरुआत से ही था, जहाँ ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि इस बंदे की आइडियोलॉजी ही कुछ इस तरीके की थी कि भले ही इसे पैसों की चोरी करनी पड़े या फिर जमीन से कुछ उठा के खाना पड़े या फिर अपने घुटने किसी के सामने टेकने पड़े, अगर ये बंदा जिंदा है सो इट मीन्स देयर इज अ टुमारो, और वही इसके लिए मैटर करता है। वैसे हाँ, काइगाकू भी अनाथ ही हुआ करता था जस्ट लाइक यूमे, और ये उसी के साथ उसी टेंपल में रहा करता था बाकी बच्चों के साथ। जहाँ एक दिन जंगल में इसका सामना होता है एक डीमन से, तो ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन को टेंपल तक ले आता है, जहाँ ग्यूमे और बाकी सभी बच्चे सो रहे होते हैं, और वो उस विस्टीरिया फ्लावर लैम्प को भी भिजवा देता है, जिसे ग्यूमे डीमंस को दूर रखने के लिए जला कर रखता था। फिर क्या होना था, डीमन ने सभी बच्चों को मार दिया एक्सेप्ट एक छोटी बच्ची, जो ग्यूमे के पीछे छुप जाती है, और ग्यूमे उसे प्रोटेक्ट कर लेता है उस डीमन को मारने के बाद, जो हमने उसकी बैक स्टोरी में देखा ही है। अब यहाँ से समहाउ वो जिगोरो के पास चला जाता है थंडर ब्रीदिंग सीखने के लिए, और जिनित्सु की कंपेयर में ये बंदा काफी अच्छा होता है थंडर ब्रीदिंग के अंदर। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान पे ये इनकाउंटर करता है स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के साथ, जो था कोकोशिबे। ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंस सेंस करने के बाद ही इस बंदे को पता लग जाता है कि ये उसे डिफीट तो नहीं कर पाएगा, तो वो उसके सामने घुटने टेक देता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। तो कोकोशिबे उसे एक ऑफर देता है जिंदा रहने के लिए, कि अगर तुझे और पावर चाहिए तो तू डीमन बच सकता है। और ये कह के उसके हाथ में वो अपना ढेर सारा ब्लड गिर देता है, और उसे धमकी भी देता है कि अगर एक बोन भी नीचे गिरी तो तुझे मैं यही मार दूंगा। जिसके बाद काइगाकू डर डर के उस पूरे ब्लड को पी लेता है। सो नाउ ही इज अ डीमन, और काउंटलेस लोगों को मारने के बाद वो क्यूटारो एंड डाकी की जगह ले लेता है, मींस अपर रैंक 6 डीमन की। सो लेट्स बैक टू द प्रेजेंट, जहां जिनित्सु काइगाकू को ढूंढ लेता है, और हर बार की तरह काइगाकू उसकी बेइज्जती करता है कि तू आज भी पहले की तरह ही कमजोर है, क्योंकि तुझे अपने सीनियर से बात करने की भी तमीज नहीं है। अब वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि थंडर ब्रीदिंग की 6 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से काइगाकू 5 को यूज कर सकता है एक्सेप्ट 1, और वहीं हमारा जिनित्सु सिर्फ 1 को यूज कर सकता है, बाकी 5 को यूज नहीं कर सकता है। और ऊपर से जिनित्सु रोता भी रहता है। तो ये चीज काइगाकू को कभी बर्दाश्त नहीं होती है कि जिनित्सु जैसा लो लेवल डीमन स्लेयर उसके साथ थंडर हाशिरा का सक्सेसर बने। तो जिनित्सु उसे बोलता है कि तू अब एक डीमन है, तो तेरा मेरा अब कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से हमारे ग्रैम्स को इतनी पेनफुल मौत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारा जिगारो एक फॉर्मर हाशिरा हुआ करता था। तो अगर उसका स्टूडेंट एक डीमन बन जाए तो ऑब्वियसली उसे इसकी सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा बुरी होती है कि उसे सजा देने के लिए भी कोई नहीं आता है, जो एक हाशिरा के लिए और भी ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि उसकी जितनी भी इज्जत थी सब चली गई होती है। तो इसकी वजह से वो अपने पेट में खुद ही चाकू मार देता है और तड़प तड़प करके मर जाता है। और ड्यूरिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो जिनित्सु को एक चिड़िया लेटर ला के देती है, उस लेटर के अंदर लास्ट वर्ड लिखे होते हैं हमारे जिगोरो के, जहाँ पे वो सारी चीजें बताता है, और वो उससे होप करता है कि वो दोबारा से हमारे काइगाकू को सही रास्ते पे ले आए। इसलिए हमारा जिनित्सु
जिनित्सु एपिसोड 7 के अंदर वो बोल्डर के ऊपर बैठा हुआ इतना सीरियस देखने को मिलता है। तो काइगाकू जिनित्सु को जवाब देता है कि तू क्या चाहता है कि मैं इस बात के लिए बैठ के रोता रहूं, क्योंकि मेरा उस बंदे से कोई मतलब नहीं है, जो मैंने किया ना ही मुझे उस चीज का कोई रिग्रेट है, और मैं हमेशा उसी तरफ रहूंगा जो मेरी वैल्यू समझेंगे। और ये चीज जिनित्सु को और ज्यादा प्रोवोक करती है। लेकिन हाँ, वो अभी भी रुका नहीं होता है, क्योंकि वो आगे बोलता है कि अच्छा है वो बुढ़ा मर गया, क्योंकि मैंने उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन वो अपना टाइटल मुझे देने को ही राजी नहीं होता था, बल्कि वो तेरे जैसे लो लेवल बंदे के साथ मिलके काम करने की बातें करता था। अब वो भले ही एक फॉर्मर हासिरा था, लेकिन मेरे लिए वो किसी पागल बुड्ढे से कम नहीं था। और ये सुनने के बाद जिनित्सु का जो गुस्सा है हमें पैनल्स के अंदर फील करने को मिलता है, जिसपे जिनित्सु उसे बोलता है कि अगर मैं डर्ट हूँ तो तू गार्बेज है, क्योंकि मैं सिर्फ पहली फॉर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन तू उसे ही यूज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा बिना एक ढंग के सक्सेसर की वजह से। जिसपे काइगाकू उसे चिल्ला के बोलता है कि तू मुझे अपने से कंपेयर मत कर, और ये बोलते ही वो अपनी ब्रेथ ऑफ थंडर फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर को यूज करता है, जिसे जिनित्सु डॉज भी कर लेता है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा काउंटर अटैक भी दे देता है। तो हाँ, काइगाकू शॉक तो हो ही जाता है, क्योंकि जिनित्सु पलट कर उसे बोलता है टू स्लो ट्रैश। तब काइगाकू को रियलाइज होता है कि हाँ, जिनित्सु पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, वो कंपैरिजन तो कोकोशिबे अभी भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो भले ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन वो एक अपर मून को कभी डिफीट नहीं कर सकता है। और वो जिनित्सु के पास्ट को याद करता है कि वो कितना ज्यादा फेलियर था, जिसे याद करके उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि हर किसी की एक दिन मौत आती है, और तेरी और उस बुड्ढे की आना कोई अलग बात नहीं है। और वो यूज करता है थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल, जिसमें एक ही सिंगल मोमेंट के अंदर वो जिनित्सु के ऊपर 5 अटैक लैंड कर देता है, जिसपे जिनित्सु उसे बोलता है कि इससे पता लगता है कि तूने कितने सारे लोगों को मारा है, क्योंकि तभी उसके अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और वो उसे ये भी बोलता है कि क्या सच में तुझे अब ये भी नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसपे हमारा काइगाकू जवाब देता है कि जो लोग मेरी वैल्यू करते हैं सिर्फ वही सही है, और जो नहीं करते हैं वो ऑब्वियसली गलत हैं। और उसके बाद ही वो यूज करता है थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर, और तुरंत ही अपनी फिफ्थ फॉर्म को भी यूज कर लेता है हीट लाइटनिंग अटैक। और इस बार जिनित्सु के ऊपर हमें काफी अच्छा खासा डैमेज पहुंचते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि डीमन ब्लड की वजह से उसकी सारी टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा फियरसम हो जाती है, क्योंकि ये अटैक जिनित्सु की जो स्किन है और उसकी जो बॉडी है उसे फाड़ना शुरू कर देती है, जिसे देख काइगाकू बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो जिनित्सु से बोलता है तो कैसे लगी मेरी टेक्निक्स। और ये बोलते ही वो अपना एक और अटैक यानी कि थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग सॉर्ड को यूज कर देता है, और बाकी के अटैक्स की तरह जिनित्सु इस अटैक को भी डॉज नहीं करता है, जिसमें काइगाकू उसे बोलता है कि अगर तू मेरे सभी अटैक्स को ऐसे खाएगा तो तू मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तो अब तुझे समझ में आ रहा होगा कि तेरे मेरे बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूँ, आई एम स्पेशल। वहीं जिनित्सु इन्फिनिटी कैसल आंख में नीचे गिर रहा होता है विद नो रिएक्शन, क्योंकि वो अभी भी पास्ट मेमोरीज में ही खोया हुआ होता है कि कैसे ग्रैम्स उसे हमेशा बोलते रहते थे कि उनके ओल्ड डिसिपल से उसे कुछ सीखना चाहिए, जहाँ दूसरे लोग काइगाकू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करना आता था, और जिनित्सु को फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता था। तो काइगाकू उसे इसीलिए पसंद नहीं करता था, जो जिनित्सु पहले से ही जानता था। लेकिन डीप डाउन जिनित्सु फिर भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो देखता था कि काइगाकू कितनी ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन काइगाकू जिनित्सु को कुछ भी नहीं समझता था। तो जिनित्सु रियलाइज करता है कि अब वो काइगाकू को बदल नहीं सकता है, अब देयर इज नो गोइंग बैक, जिसके लिए वो अपने ओल्ड ग्रैम से माफी मांगता है और गिरते हुए ही पोजीशन ले लेता है दीवार पे और अपनी तलवार पकड़ लेता है, जो देख के काइगाकू शॉक हो जाता है कि ये बंदा अभी भी कैसे लड़ने की हालत में है। और जितने में वो ये सब चीजें सोच पा रहा था, उतने में तो हमारा जिनित्सु अपना अटैक लॉन्च कर देता है, जो होता है थंडर ब्रीदिंग 7 फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि काइगाकू को मौका ही नहीं मिलता है रिएक्ट करने का, और जिनित्सु उसकी गर्दन उड़ा देता है, क्योंकि काइगाकू ने इस फॉर्म को कभी देखा ही नहीं था। और कमाल की बात देखो, काइगाकू भले ही नया नया डीमन बना हो, लेकिन वो इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था। उसकी रैंक 6 होने का भी कोई रीजन था, और उसे हमारा जिनित्सु सिर्फ एक ही अटैक के अंदर हरा देता है। तो आप सोच के देख सकते हो कि अगर ये बंदा सीरियस हो जाए तो ये क्या नहीं कर सकता है। जिसमें काइगाकू मरते हुए ये सोचता है कि जिनित्सु आखिर उनका फेवरेट स्टूडेंट ही था, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्म के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तो जिनित्सु बोलता है कि ग्रैम्स कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्म मैंने तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए बनाई थी। अब जब तुम आगे डीमंस की स्टोरी देखोगे तो मरने के टाइम पे हर कोई बदल जाता है, लेकिन ये बंदा बदलने का नाम ही नहीं लेता है। ये मरते हुए भी ये सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे से कैसे हार सकता हूँ जिसको सिर्फ एक ही फॉर्म आती थी। और वो ये भी रियलाइज कर लेता है कि जिनित्सु भी उसके साथ गिर रहा होता है। तो वो ये सोच के खुश हो रहा होता है कि वो तो मर ही रहा है, लेकिन साथ में जिनित्सु भी मर जाएगा। योशिरो आके जिनित्सु को बचा लेता है, जहाँ जिनित्सु बेहोश हो जाता है और वो ग्रैम्स के माफी मांग रहा होता है अपने सपनों में, जहाँ वो जिगुरु से बार बार माफी मांग रहा होता है कि उसी की वजह से काइगाकू एक डीमन बना, क्योंकि अगर वो उसके आसपास ही नहीं रहता तो वो शायद कभी डीमन
विलन बनने की सोचता भी नहीं और वो उनके रहते हुए हाशिरा बनना चाहता था जो वो पूरा नहीं कर पाया। तो वो बार बार जिगुरो से माफी मांग रहा होता है, लेकिन जिगुरो उसे स्माइल करते हुए बोलते हैं कि यू आर माय प्राइड एंड जॉय, जिस पे जिनित्सु को होश आ जाता है और वो देखता है कि मेडिकल टीम उसकी स्टिचेस और उसे पट्टी कर रही होती है। और इसी के साथ जो हमारी इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी 1 होगी उसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हमारी तानजीरो की फाइट देखने को मिलेगी आकाजा के साथ, जहाँ पे उसकी मदद करने वाला है गियो। तो ये फाइट लिटरली में वन ऑफ द बैडेस्ट फाइट्स में से एक है जो हम डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हाँ, अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक एम हम रखते हैं 25 का, जो बहुत कम है और बहुत बेयर मिनिमम है। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, और उसे भी टाइम नहीं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।